मेन उसके इसके तो नोट भी लिखने वाले हैं ना। हाँ, नोट्स ज्यादातर आइए 16 के या मिक्स आ जाते हैं, बाकियों के नोट्स कम आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अलोंग विद कंपैरेटिव। 20 नंबर का ये सवाल है पेपर, ठीक है। तो पेपर 20 नंबर का सवाल है और बताना क्या स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर, और ये विद IAS 8 होता है मोस्टली। वालेकुम अस्सलाम। अब क्वेश्चन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड December 23 are under preparation. During the review of the financial statement of BL, the following matters have been identified. Statement of change in equity was not prepared in the draft financial statement. In this respect, the following details have been gathered. 2021 का डाटा दे दिया, और डाटा किस दिन का दिया जी? 1 जनवरी। 21 का भी उसने दे दिया, 22 का भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? BL प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2023 2022 23 22 और 21 का उसने हमें प्रॉफिट भी दे दिया। क्या था? फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड December 21 comprises 15% cash dividend, 10% bonus shares. The bonus shares were made from the share premium and the share were issued in April after payment of cash dividend. ये बात गलत लिखी है, लेकिन अब जो बात उन्होंने गलत भी लिख दी ना, हमने उसको फॉलो करना। क्या लिखा हुआ है? फाइनल डिविडेंड 15% है। कहता है 10% है, 15% है कैश डिविडेंड और 10% है बोनस शेयर्स। आगे उसने लिख दिया है कि द बोनस इशू वाज मेड फ्रॉम, अब उसने कहा है शेयर प्रीमियम से बोनस शेयर दिए, तो हम भी शेयर प्रीमियम से देंगे। नहीं नहीं, अगर बोनस डिविडेंड हो ना, वो रिटेन अर्निंग से देते। ठीक है, अगर बोनस शेयर्स इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो, वो हमेशा रिटेन अर्निंग से होते हैं। अदर देन डिविडेंड हो तो शेयर प्रीमियम से होते हैं, और अगर शेयर प्रीमियम ना हो तो रिटेन अर्निंग से होते हैं। दोबारा बताऊं, डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से होता है, चाहे वो कैश डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल यानी बोनस हो। लेकिन अदर देन जो बोनस होता है, अदर देन जो डिविडेंड होते हैं ना बोनस शेयर्स, वो उसके ऊपर शेयर प्रीमियम से देते हैं। ठीक होगी बात। अब वो कहता है कि जनाब 15% आपका कैश डिविडेंड है एंड 10% बोनस शेयर्स हैं, और बोनस शेयर्स वाज इशूड मेड फ्रॉम द शेयर प्रीमियम। उसने ऐसे ही ना आई क्या धोखा देने के लिए ना गलत अंग्रेजी इस्तेमाल कर जाता है। और पहला पॉइंट पढ़ के यही लग रहा है कि 15% कैश डिविडेंड है और 10% बोनस डिविडेंड है, क्योंकि शुरू में उसने क्या लिखा हुआ है? फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर। लेकिन आगे क्या लिखता है कि भी उसको शेयर प्रीमियम से देना है, तो इसका मतलब है जो 10% है ये फिर अदर देन डिविडेंड है। आगे वो कहते हैं ऑल द शेयर वर इशूड इन अप्रैल 22 वर आफ्टर पेमेंट्स ऑफ द कैश डिविडेंड। कहते हैं कैश पेमेंट के बाद उसने बोनस शेयर इशू किए। अब बोनस इशू 25% वाज मेड इन जुलाई 23 इंटरिम डिविडेंड। पहली बात, ये जो ऊपर वाला है 2021, ये रिकॉर्ड होगा 2022 के अंदर, और ये वाला 2023 का 2023 में रिकॉर्ड होगा। डन। आगे चलते हैं। 40 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड इन अक्टूबर 23, 18 पर शेयर। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज 3 मिलियन। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो शेयर प्रीमियम से माइनस हो जाएगी, और जो हमारे पास राइट शेयर्स 18 रुपए के हिसाब से है, और फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो 10 रुपए 40 मिलियन से मल्टीप्लाई होकर चले जाएंगे शेयर कैपिटल के अंदर, और 8 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे शेयर प्रीमियम। अब आ जाते हैं गलतियों के। क्या था? 1 जनवरी 2020 BL हैज रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 600 million to acquire the manufacturing plant. However, the grant was treated as income on receipt. कहता है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, आपने उसको इनकम लिख दिया जैसे ही आपको पैसे मिले। याद रखें, किसी भी एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिले उसकी दो ऑप्शन होती हैं, या तो एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं, या उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं।
इसने क्या किया है, सारा उसी दिन इनकम में लिख दिया जैसे उसको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। इसका मतलब है गलती होगी उससे। अब हम अगर इस गलती को सुधारें तो हमारे पास कौन सा डाटा है और कितने सालों का है। गलती उसने की थी 2020 में, 4 साल 2023 है ये वाला साल, 2022, 2021 और 2020। आपने गवर्नमेंट ग्रांट रिवर्स करोगे, किस साल 2020 उसने इनकम लिख दी ना इसको। हमने इसका क्या करना था, हमने करना था या तो इसको अमोर्टाइज करना था ओवर द लाइफ ऑफ द प्लांट, या फिर एसेट की लाइफ में से माइनस करना था। अगर एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते तो हमारी डेप्रिसिएशन कम हो जाती, ज्यादा कम हो जाती। इसका मतलब है अब उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा की हुई है तो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे या इसको सेपरेटली अमोर्टाइज करेंगे। पर अगर सेपरेटली अमोर्टाइज करते तो 600 को लाइफ पे डिवाइड करके हर साल इनकम में लिखते। तो चाहे मेथड जो भी मर्जी हो, हमारी इनकम बनेगी इसको सही लिखने से, या डेप्रिसिएशन कम होगी या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आएगी हर साल। या तो डेप्रिसिएशन कम होगी या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम आएगी, दोनों सूरतों में हमारी इनकम ही बनेगी। सर अगर अमाउंट देखिए तो अमाउंट बराबर होनी चाहिए, दोनों की बराबर ही होती है। आपको याद है ना जब हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते थे तो नेट करके सपोज दैट हमारे पास यहां पर क्या वैल्यू आ रही है, ये 8 साल लाइफ है और 100 की रेजिडुअल वैल्यू है, 600 मिलियन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली। अगर और 1000 एसेट की टोटल कॉस्ट 1 जनवरी 2020 को, अब देखिए दो तरीके है ना, 1000 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 8, कितनी डेप्शन आ गई 112.5, और 600 को भी हम 8 पे डिवाइड करते हैं, ये इनकम में लिखेंगे जो कि उसने नहीं लिखा हुआ, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखेंगे। गॉट इट। अब मुझे बताएं, अभी उसने इसको तो पूरा एक्सपेंस में लिखा होगा, ये 75 इनकम में नहीं लिखा होगा क्योंकि उसने तो सारी इनकम इकट्ठी लिख दी। अब अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज होता तो ये बात होनी थी, एसेट अलग डेप्रिशिएट होना था और वो अलग से होना था, राइट। अगर हम डायरेक्टली डिडक्ट कर देते तो 1000 में से 600 माइनस हो जाता, कितना बच जाता, 400 में से 100 माइनस करते कितना आ जाता, 37 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस भी 75 है। इसका मतलब है इस सूरत में 75 रिवर्स करेंगे तो भी इनकम बनेगी, और अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं तो भी इनकम बन रही। ओके होगी बात। चले जी, तो इसका मतलब है हमें गवर्नमेंट ग्रांट को अमोर्टाइज कर लेते हैं, हर साल 8 साल तक 75 इनकम आई। आपको याद होगा हमने IS8 को इस फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है, आप इसी फॉर्मेट को रखें अपने पास, ठीक है। अगर इकट्ठा करना है तो अलग अलग, हर एडजस्टमेंट को अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लें, और अगर इकट्ठा करना है तो इकट्ठा कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी। अगर मैं इस एडजस्टमेंट को क्लोज कर तो क्या कितना आ जाएगा, 525 75, ये नेगेटिव में आएगा, 75 और 75 डन। ये जो लाइन लगाई ये वाला कौन सी लाइन है, ये ओपनिंग में एडजस्ट करेंगे और बाकी फॉर द ईयर एडजस्ट करेंगे। ऐसे ही होता है ना, पिछले करंट ईयर और पिछला साल एडजस्ट करते हैं फॉर्मेट के अंदर, और उससे पहले जितने भी इफेक्ट आ रहे हों वो एक ही दफा एडजस्ट कर देते हैं। और अगर एक्सट्रैक्ट बनाने हों तो इसका फिर कम्युलेटिव इफेक्ट लेना है, वरना फॉर द ईयर लेना। अगर एक्सट्रैक्ट बनाने हों तो ये दोनों को नेट करके रिटेन अर्निंग में लिखते, फिर वो एक कम्युलेटिव इफेक्ट लेते होते हैं जिसमें हमें एक्सट्रैक्ट बनाना होता है। ठीक होगी बात। अब दूसरे साइड पे चलते हैं, आगे चलते हैं। कहता है BL had decided to adopt revaluation model from 1 जनवरी 23। देखिए जी, कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल आना
या रीवैल्यूएशन मॉडल पे, कॉस्ट मॉडल पे जाना, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है और इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव लेते हैं। फिर आप कहोगे सर ये तो IS 8 कहता है रेट्रोस्पेक्टिवली लेना है, आप कहते हैं प्रोस्पेक्टिवली लेना है। भाई IS 8 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि IS 16 के अंदर जो चेंज अप्लाई होती है, क्योंकि वो IS 16 के अंदर कवर हो जाती है, इसलिए उसको अकॉर्डिंग टू IS 16 देखना। और IS 16 क्या कहता है कि भाई जिस दिन मैंने अपनी पॉलिसी ये चेंज करनी है, उस दिन के बाद मैंने इफेक्ट लेने हैं, पिछले इफेक्ट का मैंने कुछ नहीं करना। ये बात हमने लिखी हुई है, और अगर आप जाकर बुक जाकर पढ़ना तो बुक में भी ये लिखा हुआ है कि जो रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना या कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन, ये है, ये सिर्फ IS 16 है। बाकी IS 40 जो है उसका IS 8 कवर करता है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली करता है। लेकिन IS 16 का कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल जाना, वो IS 16 बजाते खुद कहता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना। IS 8 इसको कहता है कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है ये अकाउंटिंग पॉलिसी ही, बट प्रॉब्लम क्या है भला? प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसको IS 8 डील कर दे, IS 16 डील करता है, तो IS 8 कहता है मैं अब कुछ नहीं बोल सकता। बुक से पढ़ाऊं ये लाइनें, क्योंकि बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, दोबारा सुने, ये लिखा हुआ है जी, BL had decided to adopt the revaluation model from 1st January 23 for subsequent measurement of land and building, including in property, plant and equipment. However, this change has not been accounted for in the draft financial statement. कहता हमने जो financial statement बनाई है ना 2023 की, इसके अंदर इन बातों को इग्नोर कर दिया। अब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, अब रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब जितनी भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं उसका इफेक्ट लेते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली, बट IS 16 के अंदर अगर कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाते हो, IS 16 इसको कहता है प्रोस्पेक्टिवली। तो IS 8 कहता है कि जो बात अपने स्टैंडर्ड में डिस्कस हो गई है, फिर मैंने उसका कुछ नहीं करना, आप है ये अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन इसका इफेक्ट क्या लेना है? प्रोस्पेक्टिवली इन अकॉर्डेंस विद IS 16। अब आपने जब 1 जनवरी 23 को रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो आपने इसका इफेक्ट सोच रहे होंगे कि रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे रे, पिछला तो कोई डेटा ही नहीं गिवन, इसका इफेक्ट तो रेट्रोस्पेक्टिवली लेते ही नहीं है। हाँ, फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना, IS 40 वाला, वो IS 8 के अंदर कवर, वो IS 40 के अंदर कवर। तो हमने सिर्फ 2023 के साल को अपडेट करना है बस, पिछला किसी साल को हमने नहीं देखना। अब आप देख लेते हैं जनाब, आए जरा, मॉडल तो चेंज हो गया और आपने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना भी ली। 1 जनवरी 23 को आपके पास बुक वैल्यू पड़ी थी 1750 और 1000। रीवैल्यूड अमाउंट इस दिन आई थी 1250, 1200 और 550। रिमेनिंग लाइफ थी तब, आपने जो, क्या आपने रीवैल्यूएशन को कंसीडर कर लिया या नहीं? इसका मतलब है आपने इनको ही डेप्रिशिएट किया, सब कुछ आपने इसके डेप्रिसिएशन भी इसकी ले ली, सब कुछ आपने इसके ऊपर ही अप्लाई करती है। हालांकि साल के शुरू में रीवैल्यूएशन हो रही है, तो पहले रीवैल्यूएशन करनी थी या पहले डेप्रिसिएशन करनी थी? पहले रीवैल्यू करनी थी, आपने रीवैल्यू किया ही नहीं। अब आए जरा, हम अपने तरीके से करते हैं, हम पहले रीवैल्यू करते हैं। 1000 वाला एसेट 1250 का हो गया, 250 रीवैल्यूएशन सरप्लस। 750 वाला एसेट हो गया 1200 का, 450 रीवैल्यूएशन सरप्लस। 1000 वाला 550 का हो गया, 450 से रीवैल्यूएशन। क्या ये चीजें कंसीडर की हुई है या नहीं? नहीं की हुई। अगर ये चीजें कंसीडर नहीं हुई, पहला तो चलो लैंड है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बात करूं। आपकी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आई होगी, जो आपने चार्ज की होगी बगैर रीवैल्यूएशन के, इसकी डेप्रिसिएशन कम आई होगी, ज्यादा कम आई होगी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन 1200 पे लेनी थी।
आपने किस पे ली होगी 750 पे, तो आपने जो जितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी वो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। वो उसके दो तरीके हैं, या तो ऐसा कर लें 750 को 9 पे डिवाइड कर ले और 1200 को भी 9 पे डिवाइड कर ले। जो डिफरेंस है 750 वाली आपने चार्ज की हुई है और 1200 वाली चार्ज करनी थी, या सिंपल 450 को 9 पे डिवाइड करके ये अमाउंट हमारे पास कितना 15 50। अब ये 50 ये आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन है। हाँ ये आपकी एक्सेस डेप्रिसिएशन है। वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनर नहीं करते हो, वो भी तो ऐसे ही करते हो, सरप्लस को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हो। बिल्कुल प्रॉफिट काम करेंगे। प्रॉफिट बोला क्यों काम करेंगे कि हमारी डेप्रिसिएशन 50 से ज्यादा आनी चाहिए थी, उसी को तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कह देते हैं। और रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से आपने 1000 के ऊपर डेप्रिसिएशन ले ली। अरे कि इसको डेप्रिसिएशन लेनी किसके ऊपर चाहिए थी 550 के ऊपर, आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन ले ली है। कितनी 450 डिवाइड बाय कितना, जो ज्यादा डेप्रिसिएशन लेनी थी वो चार्ज कर देंगे और ये डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे। फिर वो कहता है 1 नवंबर 23 को आपने बीएल सोल्ड 40% ऑफ इट्स लैंड। अब उसने ये 1000 में से ना 40% बेच दिया। उसने तो 1000 समझा हुआ है ना, 40% 1000 का लो कितना बनता है 400। उस दिन उसकी मार्केट वैल्यू थी 1250 मल्टीप्लाइड बाय 40% ले कितनी अमाउंट बनती है 500। उसने 400 वाला एसेट ना 500 का बेच दिया, 100 रुपए का उसको गेन आ गया। हालांकि ये गेन तो था ही नहीं, ये तो रिवैल्यूएशन सरप्लस था, लेकिन उसने तो इसको कंसीडर नहीं किया हुआ ना। उसने जब भी 40% लैंड अपनी बेची होगी किस वैल्यू पे बेची होगी, फेयर वैल्यू पे। जो मार्केट वैल्यू वही होती है ना जिसपे वो एसेट हमारा मार्केट में चल रहा है। उसने 400 का एसेट बेच दिया होगा 500 का, उसने 100 रुपीज 100 गेन ऑन डिस्पोजल के नाम से लिख दिया। हालांकि वो एक्चुअल में गेन ऑन डिस्पोजल था ही नहीं, असल में उस एसेट की वो रीवैल्यूड अमाउंट थी जिसको उसने 1250 साल के शुरू में रीवैल्यू करना था, और इसको रीवैल्यू करके इसका 40% बेचना तो कितने का बिकना था 500 का। तो 500 वाला एसेट 500 का बिक रहा है, तो नो गेन नो लॉस। उसने लैंड को अगर साल के शुरू में रीवैल्यू कर लेता 1250 होना था, और 1250 वाला एसेट का 40% बेचना तो कितने का बिकना था 500 का, उसने 500 का बेचा है। लेकिन उसने 1250 वैल्यू नहीं की हुई, उसने किस वैल्यू पर 1000, उसने तो 1000 रखा हुआ है, उसने तो रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर ही नहीं की। उसने 1000 का जब 40% बेचा होगा, उसने एक्चुअल में 400 वाला लैंड 500 का बेचा हुआ है। उसने समझा कि मुझे 100 का गेन आ गया, हालांकि वो 100 का गेन नहीं था, उसने एक चीज मिस कर दी थी साल के शुरू में। उसने 1000 वाले को क्या करना था 1250 लैंड बनाना था, उसने उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से लिखना था। तो ये 100 का उसने जो गेन लिखा हुआ है ये भी गेन नहीं। तो अब हम अपना पहले तो प्रॉफिट ठीक करते हैं, और ये सारा किस साल में करना है 2023 में। किस साल में करना है सारा 2023 में, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना है। तो सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन में मसला है ना वो ठीक कर ले 2023 का। बताओ कौन कौन सा मसला डेप्रिसिएशन का, 50 का और 90 का, 50 का और 90 का। तो बताओ 50 और 90 में 50 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी या रिवर्स करनी थी, इसका मतलब है 50 का एक्सपेंस लिखना था, 50 का एक्सपेंस लिखना था। और ये है किसकी है बिल्ड एसेट का नाम क्या, ऑफिस बिल्डिंग बिल्डिंग। और दूसरी डेप्रिसिएशन क्या करनी थी चार्ज रिवर्स कितनी, ये रिवर्स करनी थी, तो इनकम बनानी थी। रीवैल्यूएशन लॉस भी तो आना है यहाँ, क्योंकि रीवैल्यूएशन लॉस कहां जाता है एसओपीएल के अंदर। तो ये हम एसओपीएल को तो ठीक कर रहे हैं, कितनी अमाउंट 450 एक्सपेंस लिखना था या इनकम,
एक्सपेंस लिखना। ये हम सिर्फ 2023 के सालों को इफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले सालों को तो इफेक्ट करना ही नहीं था। अब जो उसने कम डेप्रिसिएशन चार्ज की थी वो भी हमने कर दी, जो उसने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किया थी वो रिवर्स कर दी, और रीवैल्यूएशन लॉस जो उसने नहीं लिखा हुआ ओसीआई इधर लिखते ही नहीं, ओसीआई यहां पर। और दूसरा जो उसने गेन और डिस्पोजल लिखा हुआ लैंड का, वो भी तो बेसिकली सरप्लस था ना 100 से, ये भी खत्म कर दिया क्योंकि ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ये स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी के अंदर जाता हो, खत्म होगी बात, और इसके अंदर कोई कहानी नहीं बची। 40% वाली बात होगी, इसका डेप्रिसिएशन जो कम या ज्यादा चार्ज हुई थी वो भी हमने अकाउंट फॉर कर ली, जो उसने, क्योंकि उसने कहा था कि उसने रीवैल्यूएशन को कंसीडर नहीं किया हुआ, हमने कंसीडर करके लिखा। अब आप अपने सवाल रेज करें, हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर तसल्ली से आगे चलते हैं। ये ऊपर वाला गवर्नमेंट ग्रांट ओके है जी, लॉस ऑन किधर है, लॉस ऑन डिस्पोजल, आपने 40% लैंड बेची है, किस पे बेची होगी, उसकी मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। अब वो 1250 का अगर हम 40% ले तो वो बनता है 500, ठीक है। आपने उस लैंड को किस वैल्यू पे लिखा हुआ है, उसका हम 40% लेंगे तो आपके हिसाब से वो उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 400, आपने 400 वाला एसेट बेच दिया 500 का क्योंकि मार्केट वैल्यू पे बिका होगा। ओरिजिनली अगर आप 1250 को 1000 को 1250 साल के शुरू में रीवैल्यू करते तो रियल सरप्लस आना था। आपने 1250 वाला एसेट आपका साल के शुरू में हो गया, उसका 40% बेची तो कितने का बिकता 500 का, 500 वाला एसेट 500 का बेचा, नो गेन नो लॉस, ये ओरिजिनल होना चाहिए था, बट उसने तो रीवैल्यू किया ही नहीं हुआ, उसने तो 1000 का 40% लिया होगा, वो बनता है 400, और 400 वाला एसेट मार्केट वैल्यू में क्या था 500, उसने कहा जी मैंने 400 का एसेट 500 का बेचा है, मुझे गेन ऑन डिस्पोजल हो गया, हालांकि ओरिजिनली वो रिवैल्यूएशन सरप्लस था, गेन ऑन डिस्पोजल नहीं। हाँ, अगर साल के एंड पे रीवैल्यू होती ना तो पहले गेन या लॉस रिकॉर्ड हो चुका होता, बाद में फिर हम करते। तो ये हमारे पास, इसलिए ये 100 मैंने माइनस कर दिया। अब इफेक्ट ले ले, ये फॉर द ईयर इफेक्ट, ये तो 525 नेगेटिव आ गया, 75 आ गया, और ये लाइन बन गई, ये इससे पहले वाला इफेक्ट है, फिर ये 75 है, और इसका कितना आ रहा है टोटल, पॉजिटिव नेगेटिव, 75 पॉजिटिव है, 50 नेगेटिव है, फिर 90 प्लस है, फिर 450, 425, 435। अब ये वर्किंग हो गई तो IS 8 का सवाल हो गया। अब आप सवाल करते हैं, इसके इफेक्ट देखते हैं, आप इसको अलग से भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, स्टेटमेंट, नाम लिखेंगे जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, 23 लिखेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ऊपर क्या कौन कौन सा डेटा, रिटेन अर्निंग, रिवेल सरप्लस है ना, फॉर, और टोटल का कॉलम उसने कहा नॉट रिक्वायर्ड, खत्म। सबसे पहले आपने कहां से शुरू करना है, बैलेंस एट 1/120 पिछले साल के शुरू से, और पिछले साल का स्टार्ट क्या है, ये 21 वाला 22 वाला, 21 वाला 22 वाला, 22 वाला, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, अगर यहां लिखा होता ना 31 दिसंबर तो फिर ये 21 वाला 22 का ब्रॉड होगा। ये आई कैप ना जगह जगह पर धोखे देता है, ये इसका कोई फायदा ही नहीं था। तो आज जरा 2400 563, 2400 563, और रिटेन अर्निंग कितना है 1345, और सरप्लस पहले कोई था ही नहीं। प्रायर पीरियड इफेक्ट
प्रायर पीरियड इफेक्ट आ जाए जरा, कौन सा इफेक्ट लेना है प्रायर पीरियड? इन दोनों को नेट करो, 525 माइनस 75 कर दो, 450, 450 नेगेटिव आ रहा है। हम क्या लिखेंगे? बैलेंस एट 1122 रीस्टेटेड, पेपर में पूरा लिखना, 2400 563 895। अब हम किस साल आ गए? 2022 में एंट्री मार ली। अब 2022 में सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं, क्योंकि हम स्टेटमेंट चेंज लिक्विडिटी भी साथ बना रहे हैं। 15% कैश डिविडेंड, 10% बोनस शेयर्स। कैश डिविडेंड 2400 का 15%, उसने खुद कहा है पहले कैश डिविडेंड दिया, फिर बोनस 240, उसने खुद ही कहा है कि भाई शेयर कैपिटल से देना है। अगर ये पहले कहता कि बोनस है बाद में कैश है, तो फिर ये 240 ऐड होके 15% आना था। सर इस तरह के अभी हम 2022 लेकर चल रहे हैं। इस सवाल के अंदर लाइन थी जो बताएं ये नहीं, इस सवाल के अंदर, इस सवाल में नहीं। चलो जहां पर मिले बता देना, हम देख लेंगे। उसके बाद ये तो 2023 का डाटा है और ये भी 2023 में जाएगा, ये दोनों लाइनें छोड़ दें। इंटरिम डिविडेंड 2023 का है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट हमारा 2022 का कितना प्रॉफिट है? यहां पर 2022 का प्रॉफिट है, 23 का 22 का 477, 477 में 75 प्लस कर देंगे, ये हमारा रीस्टेटेड आ जाएगा कितना? 552। अभी हम 2022 में लेकर चल रहे हैं, खत्म हो गया 2022, क्लोज कर दे। बैलेंस एट दिसंबर 22 रीस्टेटेड कितना? 2640 323 108। अब हम आ गया 2023 पे। 2023 पे जो जो बातें 2023 में हुई हैं उनको कंसीडर करेंगे। एक तो इंटरिम डिविडेंड है 25%, क्या हुआ है? इंटरिम डिविडेंड जुलाई में है और राइट शेयर अक्टूबर में है। इंटरिम 25% है, तो 2640 का 25% ले 660, यहां प्लस कर देंगे और यहां से क्योंकि डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग से माइनस करना है। राइट शेयर्स, अच्छा राइट शेयर अगर होते ना परसेंटेज में तो दोनों को प्लस करके परसेंटेज अप्लाई करते, लेकिन उसने तो राइट शेयर नंबर बता दिए हैं कि 40 मिलियन राइट शेयर इशू किए, तो फिर उनको प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता ना 25% राइट शेयर इशू किए हैं, 10% राइट शेयर इशू किए, तो फिर हम इन दोनों को प्लस करके उसकी परसेंटेज लेते। अब उसने क्या कहा है, खुद उसने कहा जी 40 मिलियन राइट शेयर इशू किए हैं, तो उसने तो वैल्यू बता दी। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 40 को 8 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई किया 400 इधर ऐड 320 ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके होगी बात। शेयर का 720 माइनस राइट शेयर का, राइट शेयर का रिटेन अर्निंग से क्यों माइनस होगा? 720 है क्या? कोई और क्वेश्चन है? अच्छा
ओके होगी बात। नेक्स्ट आ जाए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर पे प्रॉफिट कितना है टोटल? 321 नहीं 575। 575 माइनस कितना आया था इफेक्ट? 435। 435 रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना हुआ था फॉर द ईयर, जिसे आप ओसीआई भी कह सकते हो। सबका लिखेंगे कितना? 700। ये 700 कैसा है? 250 लैंड का और 450 फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी थी? 50 से। क्या करते होते एक्सेस डेप्रिसिएशन का? सरप्लस में से माइनस रिटेन अर्निंग में ऐड। अच्छा आपने 40% लैंड बेच दी थी इसका भी तो है। और जो लैंड बेच दो उसका जितना सरप्लस पड़ा हो वो सारे का सारा रियलाइज हो जाता है। तो 250 टोटल था हमारा सरप्लस, उसका 40% ले लेंगे तो रियलाइज ऑफ लैंड सरप्लस, वो भी लैंड में सरप्लस में से माइनस और रिटेन अर्निंग में। और कोई बात है तो बताएं, खत्म होगी बातें। तो हमारा सवाल 20 नंबर पे इसके बैलेंस एट दिसंबर 20। हाँ जी 2640 में से 660 ऐड कर दो, 400 ऐड कर दो, कितना पूरा 3700 640 717 717 5 ये हमारा ये सवाल था। देख लें अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो इसको डिस्कस किया जा सकता है। उसने तो सरप्लस लिखा ही नहीं हुआ था ठीक, उसने क्या किया होगा, उसने उसको गेन बनाकर लिखा होगा, लेकिन गेन था नहीं, वो तो सरप्लस था ना। हाँ बेचा उसने किसके ऊपर होगा? फेयर वैल्यू पे, जो मार्केट वैल्यू होगी। तो जब उसने अपनी बुक्स के अंदर तो उसको मार्केट वैल्यू पे नहीं लाया था, तो बुक्स में उसके पास कितनी वैल्यू से पड़ा होगा? 400 से, क्योंकि 1000 है उसका 40% मैं कह रहा हूं, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है? 1250। अगर वो अपनी बुक्स के अंदर 1250 कर देता तो वो मार्केट वैल्यू पे आ जाता, लेकिन उसने नहीं किया हुआ। अगर इसका हम 40% ले तो उसने, ऐसा ही है ना, तो इसका मतलब है उसने जो गेन रियलाइज किया हुआ है या गेन लिखा होगा वो एक्चुअल में गेन नहीं था, वो उसकी एसेट की रीवैल्यू, अगर वो साल के शुरू में रीवैल्यू करता तो लैंड आ ही 500 रुपए पे होती। चलें जी नेक्स्ट। नहीं वो गेन रिवर्स किया है। ये एक अच्छा सवाल था। ये बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस का सवाल है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल। कहता प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी करेक्ट दी अबव एंट्री। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है और 25% प्रॉफिट है ऑन सेल। ऑल फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग reducing balance method. During the review of the accounting record and financial statement JT for the year ended June 23 following error. A payment of rupees 90,000 to a supplier was recorded
एज परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन कैश। पेमेंट किया सप्लायर को, क्या एंट्री पास करते हैं? सप्लायर की पेमेंट की एंट्री क्या पास करते हैं? अकाउंट पेएबल टू कितने से? अब उसने क्या किया, वो कहता है कि उसने कहा कि रिकॉर्डेड एज परचेज फॉर इन्वेंट्री ऑन कैश, उसने कर दिया जैसे परचेज किया, परचेज टू कैश। डेबिट होना चाहिए था अकाउंट पेएबल, उसने कर दिया परचेज। उसको वैसे अब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चला गया, नई स्कीम में ये इंट्रो में चला गया है। और आपके लिए एफआर, आपके लिए तो नहीं होगा, आप तो आगे इंशाल्लाह चले जाएंगे। 3 फाइनल अकाउंट के सवाल एफआर 1 में आ गए, 3 टॉपिक फाइनल अकाउंट। एक ओरिजिनल फाइनल अकाउंट जो पीआरसी में पढ़ते थे वो वाला, वहां पर इंडिविजुअल का पढ़ते थे, अब कंपनी का आ जाए। एक सिंगल एंट्री, वो भी एक फाइनल अकाउंट टाइप क्वेश्चन होता है, और एक एनपीओ। और ये सारे तीनों एक सेक्शन में हैं, और तीनों में से एक सवाल हर बार आना ही आना है, कभी कभी 2 भी आ जाया करेंगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब ये थोड़ा सी झलकी उसके अंदर है। एनपीओ के अंदर जब रिकॉर्ड जल जाते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, तो फिर खुद ही फाइंड करना है सारा कुछ। कुछ आधी इंफॉर्मेशन होती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसको कहते हैं। आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी नहीं होती है, तो उनको कंप्लीट करना, फिर उससे फिर एसओसीआई और एसओएफई बनाना। कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और आईएसएट, इन तीनों को उसने एक सेक्शन बना दिया। हाँ हाँ, ये है कि आप रेशियो एनालिसिस निकाल दिया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर निकाल दिया है, और ईपीएस भी निकाल दिया। ये तीनों चैप्टर सब आसान होते थे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर उसने डाल दिया है इंट्रो में, ईपीएस उसने डाल दिया है R2 में, और ईपीएस के अंदर ही वो ना कमेंट्स भी करवा लेगा थोड़े रेशियो के भी। हाँ ईपीएस पढ़ो, चलो अगर समय नहीं लग रही तो R2 में समय लग जाए। नहीं तब तो सोया करता था, बात नहीं करता। तो अकाउंट पेएबल डेबिट परचेज क्या हुआ? R2 मैं नहीं पढ़ाता होता। हाँ मैं ईपीएस पढ़ा दूं। इन्वेंट्री विथड्रॉ बाय द ओनर्स for personal use was recorded as credit sales. Inventory withdraw by the owner, एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी उसकी? ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड है, परपेचुअल में तो इन्वेंट्री होता है, ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। लेकिन उसने वाज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स फॉर ₹460, उसने समझा कि जैसे उसने क्रेडिट सेल्स कर दी है, तो एंट्री करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए थी? ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। कितनी अमाउंट है? 460,000। वो उसने लिखा हुआ इन्वेंट्री फॉर पर्सनल यूज, उसने ये नहीं लिखा कि उसने सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट है। अगर वो कहता ना कि इसकी कॉस्ट इतनी है, ये सेलिंग प्राइस, तो फिर हम उसका कुछ करते, उसकी कॉस्ट लेकर एंट्री पास करते। मैं वही कह रहा हूँ, उसने ये कहीं नहीं लिखा। देखिए जैसे यहाँ लिखा ना विद द सेलिंग प्राइस, देखिए उसने क्रेडिट सेल्स लिखा है एंट्री पास करते वक्त, उसने अमाउंट के साथ छेड़खानी की है नहीं की, ये हम इसका फायदा उठाएंगे कि हम इसको यही समझेंगे कि ड्राइंग्स है ही इतनी वैल्यू। देखिए या तो वो कहता है ना कि कॉस्टिंग, तो हमें पता चल जाएगा ये इसकी कॉस्ट है, या वो कहता है सेलिंग प्राइस, तो हम कह देते हैं जी इसकी सेलिंग प्राइस है। मेन उसने गलती क्या की, तो ड्राइंग्स थी, उसने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल लिख। एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी उसको? ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री। और उसने क्या एंट्री पास की हुई है? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स। हम बस यहां तक बच सकते हैं। हाँ अगर आप ये सोचोगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री के अंदर अगर उसने सेल्स की एंट्री पास की तो उसने 2 एंट्रीज पास की होगी,
क्योंकि फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल वाली तो एंट्री पास होती है ना। तो हम इसका ना अजम्पशन लेंगे कि उसने सिर्फ इतनी ही गलती की है, अकाउंट रिसीवेबल टू, हम पूरी, हाँ अगर सेल की एंट्री ओरिजिनल गलत होती ना तो सेल पूरी एंट्री करनी थी। तो ये हम अजम्पशन ले सकते हैं इस तरह की। और अगर आप दूसरी एंट्री भी मैं करवा देता हूं, पहले इसको हम देखते हैं। अब हमने सही करना है, ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स को भी डेबिट कर देंगे, कितने से, 460 से, और क्रेडिट किसे कर देंगे, गलत को रिवर्स कर देंगे और सही को। अगर आप कहते हो जिस तरह आप जो बात कर रहे थे वो आपकी एंट्री बहुत फैल जाएगी, वो मैं बता देता हूं। ड्राइंग्स अगर 460 को आपने समझना है सेल वैल्यू, ठीक है, ये ऑप्शनल है इसलिए रेड कलर में लिख देते हैं। आपकी एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, ये 460 अगर सेल वैल्यू है और सेल 100, 3 मल्टीप्लाइड 100 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। नहीं नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल है ना, तो सेल 100 हुई, 345। और एंट्री पास, उसने क्या एंट्री पास की होगी भला, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, और फिर ये एंट्री भी तो पास की होगी, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। जब उसने परपेचुअल के अंदर सेल की एंट्री पास की होगी तो परपेचुअल के अंदर तो ये सेल की एंट्री होती है ओरिजिनल। अगर तो परपेचुअल के अंदर 2 सेल की एंट्री होती है और 2 ही सेल रिटर्न की एंट्री होती है, एक सेल वैल्यू से और इसकी एक उसकी कॉस्ट से। अब इसको सही करेंगे तो लग पता जाएगा। ड्राइंग्स को डेबिट करना था वो करते हैं, इन्वेंट्री को क्रेडिट करना था 345 से, किया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया उसने, ये खत्म कर देंगे। सेल को उसने क्रेडिट किया हुआ, क्या कर देंगे, डेबिट, कितनी अमाउंट से, और कॉस्ट ऑफ सेल को उसने डेबिट किया हुआ जो कि नहीं करना था, ठीक होगी बात। तो अगर आपने इस तरह से एंट्री पास करोगे, ये अजम्पशन भी सही है, वैलिड है, लेकिन अजम्पशन क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप अपना फायदा उठा सकते हो कि सिर्फ उसने सेल्स के लेजर्स में गलती की है और बाकी किसी लेजर में गलती नहीं की। आगे चलते हैं, फिर कॉस्ट से एंट्री पास नहीं करोगे, फिर ये एंट्री पास करोगे जैसे ये है, फिर हम वैल्यू को नहीं छेड़े। अगर आपने कॉस्ट पे की तो फिर उसने की भी कॉस्ट की भी, इन्वेंट्री की भी कॉस्ट पे ले जाओ ना, फिर कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। फिर उसके बाद वो कहता है इन्वेंट्री रिटर्न्ड बाय कस्टमर विद द सेलिंग प्राइस 540 वाज डेबिटेड टू इन्वेंट्री एंड क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एट द सेलिंग प्राइस। ये बात है ओरिजिनल। वो क्या कह रहा है कि इन्वेंट्री रिटर्न्ड बाय द कस्टमर, उसने डेबिट किसको किया, इन्वेंट्री को, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। उसने एंट्री क्या पास की हुई है, इन्वेंट्री डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल कितनी अमाउंट से भला, हालांकि इसकी एंट्री भला क्या होती है, से रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल कहां से, 540 से, और फिर एक एंट्री पास होती है इन्वेंट्री डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ सेल से, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है, 540 को 100 पे डिवाइड करके 75 से मल्टीप्लाई कर दे, 40, हाँ जी कर लो ठीक है। से रिटर्न डेबिट करना था उसने नहीं किया हुआ, कर दो डेबिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करना था उसने किया हुआ, बाकी सारा कुछ ही करना। इन्वेंट्री को डेबिट करना था 405 से, उसने कितने से किया हुआ है, 540 से, ज्यादा किया हुआ है कम, कितने से, 1,
ये भी हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल को 405 से क्रेडिट करना था, उसने नहीं किया, खत्म होगी। बस रेक्टिफिकेशन के लिए ना बंदे को पीआरसी की अकाउंटिंग आनी चाहिए, उसकी जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया जनाब और 1 नवंबर 22, और हमारा साल भी कौन सा है, 23 जून, अगर हमारा ही साल है। Equipment 90,000. The disposal was not recorded and the amount received as credited to depreciation account. On 1st July 2022, the equipment had the written down value 120,000 while its original cost was, अच्छा उसने जो एंट्री पास किया उसने हैरान कौन एंट्री पास कर दिया, उसने कैश डेबिट कर दिया, डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दिया, कितने से 90,000, ये उसने एंट्री पास कर, कैश डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। हालांकि हमने एसेट बेचा था तो हमने एंट्री पास करनी चाहिए थी कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, और एक डेप्रिसिएशन की भी एंट्री पास करनी चाहिए थी, और डेप्शन की एंट्री बस वो कितने महीनों की, 8 महीनों की, 8 महीनों की डेप्शन की एंट्री पास करनी चाहिए थी, और फिर वो डेप्शन कितनी बनती है, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेशन, वो ही पास करते हैं, कोई मसले नहीं। हाँ जी, किस वैल्यू पे लेंगे, डब्ल्यूडी मेथड है ना, 1,20,000 का 20% ले लें, और 8 कितना महीने बनते हैं, 7, 8, 9, 10, 4 महीने, 120 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 8 आ गया, 4 बैठ कितना आ गया, 8,000, 120 का किया ना, मतलब इसका 8 लिख ले, 120 का 20% मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 बाय 12, 8। कैश कितना आया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 250। अक्यूमुलेटेड डेप्शन कोई बता सकता है इसको देख के, 250 में से 120 माइनस करो, 30 और 38 वो ऐड कर दिया, 138, और गेन या लॉस बता दे, गेन या लॉस, 22 लॉस। अब इसको रेक्टिफाई कर, कैश को डेबिट करना था, डेबिट हो, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था 8 से, उसने क्रेडिट किया हुआ है 90 से, डेप्रिसिएशन को डेबिट करना था 8 से, उसने किया हुआ है क्रेडिट, क्या करे, डेप्रिसिएशन 98 से डेबिट हो, ये भी ठीक हो गया, बाकी तो खत्म हो गया बात, क्योंकि ये ठीक हो गया। अब सिर्फ डायरेक्ट जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लो, 138 डेबिट हो रहा है और 8 क्रेडिट हो रहा है, ये भी कंप्लीट हो गया। एसओपीएल 20 ये भी हो गया, और पीपी ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाए। हाँ जी, डेप्रिसिएशन चार्ज या रिवर्स, डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे, कितना, डब्ल्यूडी मेथड है, 250 में से पहले माइनस कर दें 130, कितना बच गया, 120 को मल्टीप्लाई कर दें 20% और मल्टीप्लाई कर दें 8 बाय, ये आखिरी टाइम लेना होता है, जितना डेबिट क्रेडिट हो रहा था ना तो नेट करके लिखो 16, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा मैसअप हो जाएगा।
रिवर्स तो नहीं, चार्ज तो नहीं है, रिवर्स तो नहीं। accumulated depreciation debit, depreciation credit कितने से 16 16 सर इसको माइनर इंटरव्यू कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड तो तब करते हैं ना, पहले रेक्टिफाई करेंगे तो ही एंट्री बनेगी ना, ये तो रेक्टिफिकेशन के बाद ही आएगी। पर हम लोगों ने 16 भी 130 में ऐड कर दिया और डेप्रिसिएशन पीपी के नीचे लिख वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। लास्ट, a check issued to 1 year rent 1st May 23 to 30th April 24 amounting to 40,000 was dishonored due to the mistake in the name of the party. No entry was made upon the return of the check and a new check was issued by JT after the year end. चेक डिसऑनर हुआ है, उसकी एंट्री पास कर, आपने रेंट के लिए एंट्री पास कर, जब चेक दिया था तो क्या एंट्री पास की होगी भला? प्रीपेड एक प्रीपेड रेंट है उसके अंदर और एक रेंट है टू बैंक, ये आपने एंट्री पास की होगी, क्योंकि जब आपने एक रेंट देते हैं तो उसमें अगर पूरा साल का रेंट होता तो फिर वही अमाउंट, लेकिन इसमें हमने दिया है 1 मई से अगले 4 महीने का रेंट भी इसके अंदर शामिल है, तो 240 को 12 पे डिवाइड करके 4 से मल्टीप्लाई कर। प्रीपेड प्रीपेड कितना आ रहा है? वो 2 महीने बन गया। 1 मई से 30 अप्रैल का कितना टाइम बनता है? फर्स्ट 1 ईयर है ना। 1 ईयर में 2 महीने हमारे साल के हैं और बाकी 10 महीने। अच्छा, जून ईयर एंड है हमारा, हमारा ईयर एंड जून है, इसका मतलब है 2 महीने हमारा रेंट बनता है, वो रेंट एक्सपेंस में चला जाएगा और बाकी 10 महीने का प्रीपेड में चला जाएगा। तो कितना प्रीपेड आ गया? 100 और 40 ये तो ओरिजिनल एंट्री उसने पास की थी ना, अब चेक की डिसऑनर हो गया, पूरी एंट्री रिवर्स कर देगा। कितनी अमाउंट आ जाएगी? अच्छा, क्योंकि 2 महीने का तो रेंट बन गया, तो उसकी एंट्री क्या, ओरिजिनल एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ओरिजिनल एंट्री पास होनी चाहिए थी रेंट डेबिट एक्रूड रेंट क्रेडिट, वो रिवर्स करने के साथ साथ रेंट ने तो डेबिट होना ही होना है, एक्रूड रेंट आ जाएगा, ठीक है ना, रेंट ने तो डेबिट होना ही होना है, चाहे एडवांस हुआ या नहीं हुआ। अब रिवर्स करते वक्त हमने प्रीपेड रेंट को तो रिवर्स कर देंगे क्योंकि वो प्रीपेड तो हुआ ही नहीं, लेकिन एक्रूड रेंट तो है ना, तो रेंट डेबिट एक्रूड रेंट क्रेडिट तो होना ही था, तो रेंट डेबिट रहने देंगे, एक्रूड रेंट 40 से लेकर इतनी हमारी लायबिलिटी बन गई। चलो जी, ये एक अच्छा सवाल है, इसको हम देखते हैं तसल्ली से। 9 नंबर का सवाल है ये, और ये साल कौन सा है जरा चेक करते हैं। स्प्रिंग 23 और स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन स्प्रिंग 23 FAR ये कौन सा क्वेश्चन का नंबर है? रोमन पैर वाला क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा था ये? स्प्रिंग 23 है ना। क्वेश्चन नंबर 54% रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 7। ऑटम 23 है, ऑटम 23।
और टर्म 23 है, रिजल्ट कितना है इसका 25%। और 7 में इंटरेस्ट पे टू अर्लियर इंटरेस्ट एक्सपेंस कैपिटलाइज। कौन सा क्वेश्चन गलत देखा है? कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन नंबर ना 1 था। हम देख लेते हैं ऑटम 23 का। ये पहला सवाल ही है ना? अगर ये पहले सवाल के देखें तो इन सब में वर्स रिजल्ट किसका है? इस पहले सवाल। अब हम देखते हैं कि इसके वर्स रिजल्ट की वजह क्या है। जरा खामोश हो जाएं, पानी का तो क्या क्या। देखिए कोई भी रिजल्ट इससे इतना गंदा नहीं आया। क्या वजह थी कि सिर्फ और सिर्फ क्या ये लेंथ 9 नंबर का तो सवाल है, इसका मतलब है 9 नंबर का सवाल है तो 15-16 मिनट से ज्यादा तो टाइम तो नहीं है देना हमने उसको, चाहे वो जैसा भी सवाल है। फिर क्या वजह है कि ये इतना गंदा रिजल्ट बच्चों का आया? सिर्फ एक माइंड सेट है बच्चों, बच्चे सवाल याद करके जाते, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाते। अगर आप कॉन्सेप्ट अभी बच्चे तो अब नहीं होना चाहिए, जब प्रोफेशनल स्टडीज में आ जानी। पहली बात तो ये है कि सीए के अंदर बंदे को ग्रेजुएशन करके आना चाहिए, थोड़ा बंदा मेच्योर हो जाता है, या 1 या 2 साल जॉब करके आना चाहिए, थोड़ा सा बंदे माइंड सेट हो जाता है। एफएससी के बाद वो कह देते हैं जी सीए में आ जाए, तो वो एक माइंड सेट बच्चों वाला रहता है। कुछ लोग मेच्योर हो जाते हैं, कुछ नहीं। लर्निंग कैपेसिटी कम होती है, मेच्योरिटी बढ़ती है। लेकिन इसमें ना नॉन सीरियस होने की वजह से ना वो बंदा सवालों को याद करने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कहते। अगर आप कॉन्सेप्ट लोग कभी फेल बंदा होता ही नहीं है। फेल हम तब होते हैं जब वो पूछता कुछ और है, हम लिखते कुछ और है। अब ये सवाल को इसलिए मैंने आपको करवाया कि बताया, हाँ बताओ वो पूछ क्या रहा है। पहला क्या लिखा? ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। 3 नंबर का सवाल पहले तो बच्चों ने गलत किया कि उनको समझ नहीं लगी उसने पूछा क्या है। क्या लिखा हुआ है? ब्रीफली डिस्कस हाउ द अबव चेंजेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ये बताना था जो ऊपर वाली जो चेंजेस है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या चेंज इन एस्टिमेट है, ये बताना था। फिर प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग कॉलम फॉर दैट वुड बी अपीयर इन द स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाना है, जो कि नॉर्मल सवाल ही यही आता होता है। पिछले साल भी यही सवाल आया था कि रिटेन अर्निंग का कॉलम बना के दे दे। 9 नंबर का ये सवाल था। अब सवाल पे आते हैं। पहले बात सवाल से इसलिए बच्चे डर गए कि वो इतना बड़ा सवाल था, क्या करें। उसने हमें डाटा कहां किस डेट का दे दिया? दिसंबर 22। पहले तो यहां पर है ना हमारे साल का ये। मैं ये देखना चाह रहा था कि कहीं वो तो नहीं बनाना कंपैरेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, कंपैरेटिव नहीं बनाना। और बनाना किस साल का है? दिसंबर 22 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। हाँ सारे डाटा नहीं है ना। कहते हैं आपके पास बैलेंस एज एट दिसंबर दिया हुआ है, बैड डाटा 2020 दिया हुआ है, मतलब पिछले साल 21 का ओपनिंग हुआ। फाइनल कैश डिविडेंड 10% फॉर द ईयर 2020, ये आप 2021 का बना रहे हो, तो फाइनल डिविडेंड 2020 की आनी ही 2021 में है, तो ये ठीक है 114। ओके आगे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 258 उसने बता दिया, और दिसंबर 2021 का बैलेंस दे दिया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 और बैलेंस दे दिया। उसने एक स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई हुई है। कहता है फॉलोइंग चेंजेस हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। कहते हैं जो ऊपर वाली आप बनाते वक्त नीचे वाली चीजें आपने नहीं देखी।
हम देख लेते हैं। पहली चेंजेस कहता है पीएल हैज डिसाइडेड टू चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 542 वेटेड एवरेज, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच मेथड हैज बीन डिटरमाइंड। 5 किधर हम जा रहे हैं, 5 से, तो आपको पता है कि जब 5 से वेटेड एवरेज में हम जाते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों का डिफरेंस आता होता है। हमारे पास 2 साल गिवन है जनाब, 2000 कितने साल है ये, हमारा 2022 का साल है, 2021 22 21 और 20। एक हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक और एक हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ऐसा ही है। वो वेटेड एवरेज वाला ये ऐसे करते हैं ना, आप करते हैं सवाल, देखिए जी 438 से 460 हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ ज्यादा, ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने से 42 से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट कम होगा 22 से। ये बात पता चली। और जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा। आगे चलते हैं, 560 से 520 कम हुआ, तो इस साल का, जिस साल में वो क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है उस साल तो कम कर देंगे, अगले साल का ऐड करें जी। 601 से 618 बढ़ गया खत्म। अब अगर आप लोगों का कोई इस तरह का मसला आता है तो ये फिर आप लोग अपने मसले हैं ना, डबल चेक योर कनेक्शन। चलेंगे, ये तो हमारा एक, इसको कर लेना तो कर लो, अगर साथ ही नेक्स्ट वाले को भी करना है तो देख लो, फिर एक ही दफा कर लेते हैं इकट्ठे। आगे चलते हैं, ये आपकी चीज हो चुकी। ये 9 नंबर उसने बड़े अच्छे दिए हैं, फ्री के नंबर थे। इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन बैड डेट्स, ऊपर इस लाइन में लिखा है कि ये चीजें हमने रिकॉर्ड नहीं की थी। इन व्यू ऑफ द इंक्रीज इन बैड डेट्स पीएल हैज डिसाइडेड टू डबल द प्रोविजन। प्रोविजन चेंज करना, चेंज इन एस्टिमेट होता है या अकाउंटिंग पोजीशन? एस्टिमेट सिर्फ करंट ईयर का लेते हैं, पिछले नहीं लेते। कहता है आपने प्रोविजन डबल कर दिया। अगर प्रोविजन कम किया ज्यादा, तो प्रोविजन ज्यादा हो तो एक्सपेंस बढ़ते हैं कम होते हैं? प्रोविजन बढ़े तो बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और प्रोविजन कम हो तो बैड डेट्स क्रेडिट, एक्सपेंस कम हो जाते हैं। हमने ना तो 2020 को लेना है ना 2021 को लेना है, क्योंकि इसको हमने सिर्फ करंट ईयर को लेना है। चेंज इन एस्टिमेशन कब लेते हैं? जिस साल चेंज अप्लाई करो उसी साल। पिछले सालों में अगर चेंज आ भी रहा है तो उनको कंसीडर, तो आपकी 23 की प्रोविजन 46 की हो गई, तो प्रोविजन कम की ज्यादा, कितनी ज्यादा की? 23 से, तो उतने से अपने एक्सपेंस बढ़ाओ। प्रोविजन कितने से एक्सपेंस है, पिछले सालों का रिकॉर्ड नहीं होना। आगे चलते, अब ये था अकाउंटिंग पॉलिसी, ये, और ये था अकाउंटिंग एस्टिमेट। और ये जो ऊपर 3 वाला नंबर वाला सवाल है ना, ये उसका जवाब है। पहले हमने लिखना था चेंज इन मेथड फ्रॉम 5 टू वेटेड एवरेज ट्रीटेड एज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन द प्रोविजन ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और अगर थोड़ा और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है तो उसका लिखना है कि रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है और इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली लेना। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर, PL has also decided to recognize all borrowing costs incurred in the year as an expense। कहता उसने कहा है कि अब ना सारी borrowing cost जो incurred है वो expense लिखना। Previously borrowing costs related to qualifying asset were capitalized। कहता पहले हम borrowing cost को capitalize करते थे, अब डिसाइड किया गया कि हम borrowing cost को expense में लिखेंगे। As a part of the cost that total borrowing costs incurred during the years 87, 95 respectively, of these 53 million 38 million was capitalized। कहता है इतना हमने पहले कैपिटलाइज किया हुआ है, अब डिसाइड किया है कि इसको एक्सपेंस में लिखे। वैसे तो आई का बादशाह बंदा है
अपनी मर्जी का जवाब लिख देता है। ओरिजिनली जब उसने कह दिया कि अब हमने इसको एक्सपेंस में लिखना है तो करना तो चाहिए, लेकिन आई के हमने जवाब में लिखा कि अकॉर्डिंग टू IS 23 borrowing cost on qualifying asset should be capitalized not charged to the SOPL। तो उसने भी यही किया हुआ है। अब उसने डिसाइड किया कि हम उसको एक्सपेंस में लिखें। पहले उसको वो क्या करता था, कैपिटलाइज, और कैपिटलाइज करना चाहिए, और उसको एक्सपेंस में लिखना अलाउ नहीं है। तो इसका जवाब भी बस इतना लिखना था, अकॉर्डिंग टू IS 23 इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट शुड बी कैपिटलाइज्ड नॉट चार्ज टू SOPL, देयर इज नो ट्रीटमेंट। इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। हाँ, अगर उसने एक्सपेंस में लिखा होता, वहां से निकाल के हम उसको कैपिटलाइज करते, फिर उसको डेप्रिशिएट भी करते, क्योंकि जब वो एसेट की कॉस्ट में आ जाएगा फिर वो डेप्रिशिएट भी होगा। तो इसका जवाब कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना था, नॉट अलाउड, ये सारी चीजें लिखकर इन स्टैंडर्ड। और बाकी आपका सवाल हो चुका है। अब क्या करना था, ये 20 ने ऐड कर देना खुदा के लिए, 20 62 और ये करो जरा, कितना, सेम फॉर्मेट पकड़ो। कौन सा बैलेंस लेना है जी हमने, कहां से शुरू करना है, पिछले साल के शुरू से 928 से। मैंने जी ये डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, 928 से मैंने शुरू कर दिया। प्रायर पीरियड एरर, रीस्टेटेड आंसर आ गया 950। फिर इसमें हमने फाइनल डिविडेंड ले लो जो भी गिवन है 114। प्रॉफिट कितना पहले लिखा हुआ है 258 में से 62 माइनस कर दो 19। और पता है ना रीस्टेटेड कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना। इसके अलावा और कुछ बताया हुआ है उस साल का नहीं है, खत्म हो गया, इस साल को खत्म करो। कितना आ गया 103 ये। फिर उसके बाद इस साल का कोई डिविडेंड है, सिर्फ प्रॉफिट सही करना है। प्रॉफिट कितना गिवन है 328 और प्लस का 34 13। ये जवाब आ गया, ये जवाब था 9 नंबर का। और दूसरा जवाब क्या था कि पहले आपने लिखना था इट इज एन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और इट्स इफेक्ट टेकिंग द इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। फिर दूसरे का लिखना था इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, इट्स इफेक्ट टेकिंग द इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली। और क्वालिफाइंग एसेट में लिखना था कि क्वालिफाइंग एसेट का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करते हैं, सो नॉट चार्ज, नॉट अलाउड टू चार्ज SOPL। ये जवाब था बस, ठीक है। और ये 9 नंबर कोई कम नंबर नहीं थे, ये जवाब था, ये वर्किंग थी, बाकी सिर्फ पता होना चाहिए था। तो इसमें से कितने % बच्चे पास हो पाए 15%। इसके अलावा जितने भी सवाल हैं वो इतना हेडेक नहीं है। अब आपके सवाल वही स्टार्ट हो गए हैं जो आपकी बुक के अंदर, ये वो सवाल थे जो आपकी बुक में नहीं थे। हाँ जी, क्या करना है, ये तो EPS का सवाल है जी, ये अहमद खुद करेगा। ये ISB फ्रेमवर्क का सवाल है जी, ये रोमन लिमिटेड वाला सवाल है जी, इसको भी देख ले। ये तो मेरे ख्याल में रोमन लिमिटेड वाला सवाल है नहीं उधर, बुक के अंदर है ना, ये क्लियर है, देख लो अगर किसी, क्योंकि मेन हमारा पर्पज है सवाल हो जाए, सिर्फ टाइम नहीं गुजारना। सर इसके अंदर एसेट का कोई कांसेप्ट नहीं है तो बस ठीक है, फिर तो स्टेट लिक्विडिटी का इफेक्ट है तो फिर तो हो गया होगा। ये EPS का सवाल आ गया जी। फिर 2022 के अंदर ये जनरल एंट्रीज का सवाल है, ये भी बुक का सवाल है, ये भी ओके है। ये आपका आइडेंटिफाई वो ट्रू फॉल्स करना था, ये पीच लिमिटेड वाला भी बुक का क्वेश्चन है, ये वैसे भी EPS का क्वेश्चन है 2022 में। हाँ जी,
ये सवाल देखो, सस्पेंस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट ठीक करना है। नहीं, आप सारे आगे बुक वाले सवाल है, कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर कोई सवाल होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो